यस वेलकम। सो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिंग। आज हम लोग डायरेक्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे। चलिएगा, बिजनेस स्टडीज में जैसे कि हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है। उसी में एक फंक्शन हमारा क्या है, एक फंक्शन हमारा डायरेक्टिंग है। ये डायरेक्टिंग जो चैप्टर है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स है उसमें लीडरशिप भी आता है, मोटिवेशन भी आता है, और आपका कम्युनिकेशन भी आता है, और सुपरविजन भी आता है। तो ये लीडरशिप से और मोटिवेशन से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं 100%। तो इसीलिए चैप्टर आपका जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लीडरशिप एंड मोटिवेशनल थ्योरी जो है वो इसी का पार्ट, डायरेक्टिंग चैप्टर का ही इंटरनल पार्ट है। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिंग का मतलब होता है किसी को डायरेक्शन देना। दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। जैसे कि मैं हूं लीडर, मैं हूं मैनेजर, और मेरे अंदर काफी लोग काम कर रहे हैं, काफी सारे एम्प्लॉय मेरे अंडर काम कर रहे हैं। मैं उनको बता रही हूँ कि भाई कैसे काम करना है ना, कैसे आप इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्या वे ऑफ रोड मैप होगा, है ना। रोड मैप उनके लिए रेडी करना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग डायरेक्टिंग कहते हैं। तो डायरेक्टिंग जो है ये मैनेजमेंट का फंडामेंटल फंक्शन है, जिसमें कि मैनेजमेंट जो होता है वो गाइड भी करता है, इंस्ट्रक्ट भी करता है, मोटिवेट भी करता है ना, मोटिवेट भी करता है। उसके अलावा उनको लीड भी करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या कर पाए, अचीव कर पाए। मैम ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल कहाँ से आ गया? ये तो याद करो, हम लोगों ने प्लानिंग में ही अपना गोल सेट कर लिया था। जो हमारा मैनेजमेंट का जो फर्स्ट फंक्शन था प्लानिंग, प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग में हम लोग गोल को सेट करते हैं ना, यस और नो। और उसके बाद मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन है वो उसी गोल को अचीव करने के लिए बाकी के फंक्शन किए जाते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे वो स्टाफिंग हो, चाहे वो डायरेक्टिंग हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन हो। बाकी कोई भी फंक्शन जो होगा वो उसी प्लान को अचीव करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इंप्लॉय है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, कैसे उस गोल को अचीव किया जाए। तो उसके लिए इंप्लॉय को आप छोड़ दोगे क्या कि हाँ भाई करो करो अपने मन से करो? नहीं, आपको उसको समय समय पर मोटिवेट भी करना होगा, आपको उसको कम्युनिकेट करना होगा, सुपरवाइज करना होगा, गाइड करना होगा, इंस्ट्रक्ट करना होगा, आपको उनका मार्गदर्शन करना होगा। तो अगर मैं बात सिंपल से एक लाइन में बोलूं कि निर्देशन में क्या किया जाता है, तो निर्देशन में मार्गदर्शन किया जाता है। किसका? एम्प्लॉय का। कौन करता है? मैनेजमेंट करता है, ताकि वो क्या कर सके, संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके। अब क्या ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है मैम? डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। अगर डायरेक्टिंग सही नहीं होगी, या डायरेक्टिंग सही समय पर नहीं होगी, या सही तरीके से नहीं होगी, तो क्या वो गोल को अपने तय सीमा पे अचीव कर पाएंगे? फिर तो वो वाली बात हो जाएगी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। यस, जीवन में कुछ करना है, जीवन में कुछ करना है, कब करना है, क्या करना है पता ही नहीं है, लेकिन जीवन में कुछ करना है। तो डायरेक्शन आपको बताता है कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो पूरा आपको मार्गदर्शन देता है। ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, इंप्लॉय को उनका रोल समझ में आता है ना। डायरेक्शन से इंप्लॉय को समझ में आएगा कि भाई मेरे को क्या काम करना है। आज मैं आपको समय समय पर बोलती हूँ ना कि ये टॉपिक को कवर कीजिए, वो आपने कवर किया कि नहीं किया, ये टॉपिक आपने किया कि नहीं, एमसीक्यू कवर कीजिए, वीडियो को 2 बार देखिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मैं समय समय पर आपको गाइड कर रही हूँ, तो आपको पता है कि हाँ ठीक है मैम ये टास्क हमको करना है। तो अगर आपको कोई बताने वाला है, कोई गाइड करने वाला है, कोई डायरेक्शन देने वाला है, तो आपके लिए वो चीज क्या हो जाती है, उसको अचीव करना ईजी हो जाता है। इसीलिए किसी भी संस्था में डायरेक्टिंग जो होता है वो एक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, जिसके अंदर मैनेजमेंट एम्प्लॉय को गाइड करता है। ओके, इससे क्या होता है, हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉस्टर होता है। फास्टर का मतलब क्या होता है, और अच्छा होता है ना। प्रभावी संप्रेषण होता है, फॉस्टर होता है, यानी कि और अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय के अंदर मोटिवेशन इंक्रीज होता है, एम्प्लॉय के अंदर मोरल इंक्रीज होता है। अगर पता है एम्प्लॉय को कि हमारे जो ऊपर वाले वो हमको गाइड कर रहे हैं, देख रहे हैं, समय समय पे बता रहे हैं, तो उनको भी एक लगता है नहीं 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 सर इतना पुश कर रहे हैं, नहीं नहीं ये हमें इतने कुछ बता रहे हैं तो हमको भी करना है। तो एम्प्लॉय के अंदर ऑटोमेटिक मोटिवेशन आता है, उनका मोरल हाई होता है। फिर उनका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो वहां पर बैठता है ताकि गोल को अचीव कर पाए। कोई अगर चेंजेस हो रहा है या कोई इंप्रूवमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको भी इंप्लीमेंट करने में डायरेक्शन हेल्प करता है। नहीं नहीं एक काम करो, ये ऐसे नहीं इस तरीके से करो, ये जो वे ऑफ टेक्निक होगा ना ये ज्यादा बेटर होगा। डायरेक्शन इसमें भी आपका हेल्प करता है। तो ये सब क्या हो गए, इंपॉर्टेंस हो गए। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे रोल के बारे में, तो डायरेक्टिंग का रोल क्या हो गया कि ये आपका मैनेजमेंट के प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोल के साथ मैनेज, डायरेक्टिंग भी एक आपका फंक्शन है मैनेजमेंट का। डायरेक्टिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, डायरेक्टिंग ऐसा नहीं कि एक बार कर दी और उसके बाद बैठ गए, नहीं।
डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस आपको क्या करते हैं कि ये एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए काम करते हैं। कंटिन्यू एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को यहाँ पर क्या किया जाता है, इंप्रूव करने के लिए, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया जाता है। अगर बात करेंगे डायरेक्शन सर्व द ट्रांसलेट प्लान इनटू द एक्शन वाया। अब देखो इसको एलिमेंट बोलते, क्या बोलते हैं, इसको एलिमेंट्स बोलते हैं। आपसे पूछेगा कि डायरेक्टिंग का कितना एलिमेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। तो डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं। एक होता है लीडरशिप, एक होता है कम्युनिकेशन, एक होता है मोटिवेशन और एक होता है सुपरविजन। ये लीडरशिप और मोटिवेशन ऑलरेडी हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। आज हम लोग कम्युनिकेशन और सुपरविजन भी कवर कर। लीडरशिप में क्या होता है कि लीडरशिप का मतलब कि एक विजन देना ना। लीडर जो होता है वो एक विजन प्रोवाइड करता है कि क्या आपको करना है, दूरदर्शिता लीडर के अंदर है जो वो अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से आपका एक्यूरेट और या फिर आपका सफिशिएंट कम्युनिकेशन हो। अगर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाती है तो उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि वहां पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन की लैकिंग होती है डिपार्टमेंट्स के बीच में या एम्प्लॉय के बीच में किसी भी संस्था के अंदर, तो वहां पर इफेक्टिव वर्क नहीं हो पाता। कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा गैप, उतनी ही गैप कम होगी, और गैप कम होगी तो वर्क आपका और अच्छा होगा। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, किसी को इनकरेज करना, किसी को इंसेंटिव देना, सैलरी देना, बोनस देना, या अदर माध्यम से एम्प्लॉय को क्या करना, मोटिवेट करना, ताकि एम्प्लॉय अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। और एक लास्ट हमारा हो जाता है सुपरविजन। सुपरविजन में क्या होता है कि उनके काम को देखते रहना पड़ता। आपने डायरेक्शन बता दिया ना कि ऐसे काम करो, वैसे काम करो, ठीक है, ये देखो तुमको आज जो है ना इस मशीन के थ्रू तुमको प्रोडक्शन करना है, आज तुमको 10 मोबाइल बनाना है, तुम देखो तुम पैकेजिंग वाला काम करना, तुम देखो तुम ना ट्रांसपोर्टेशन वाला काम करना। सबको अपने काम बता दिया, क्या वो अपना काम कर रहे हैं, यस और नो। उसको देखने के लिए सुपरविजन किया जाता है। सुपरविजन में क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है और एम्प्लॉय को गाइड किया। मॉनिटर का मतलब क्या होता है, उनको देखना, जो उनको काम सौंपा गया वो अपने काम को कर रहे हैं कि नहीं। आपको उनको निगरानी में रखना पड़ेगा। किसको, एम्प्लॉय को। कौन रखेगा, मैनेजमेंट रखेगा। और द पॉइंट, तो ये आपके 4 एलिमेंट्स होते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल के। डायरेक्टिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको कि आपको पता होना चाहिए। चलिएगा 1 बाय 1 इसके प्रिंसिपल्स को हम लोग कवर करते हैं। चलिएगा 1 बाय 1 प्रिंसिपल को कवर करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल आपका प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। डायरेक्टिंग का एक प्रिंसिपल, सबसे पहला प्रिंसिपल क्या होता है कि आप देखिए कि एक एम्प्लॉय के अंदर पोटेंशियल कितना है। एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में अपना कितना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। आपको इस बात पर जोर दिया जाना है कि एक जो एम्प्लॉय है यानी कि जो कर्मचारी है उसकी अधिकतम क्षमता क्या है और वो कितनी अपनी योगदान दे सकता है, उसको उसके लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि एक एम्प्लॉय के अंदर जो कैपेसिटी है उसको इनकरेज करके आपको यूज करना है कि उसका मैक्सिमम कैपेसिटी का आप यूज कर पाए, कि आप उसको मोटिवेट कीजिए कि वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कंपनी की ग्रोथ में दे पाए। इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। चलिएगा दूसरा हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी। ये प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी क्या कहता है कि आप सबको साथ में लेकर चलिए। आप देखिए कि कंपनी का जो एम्प्लॉय है उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी देखिए, है ना, कि ऐसा नहीं कि वो पर्सनल लेवल पर अपना वो इमोशनली वीक है तो फिर उस तरीके से वो काम नहीं कर पाएगा। हार्मनी बना के रखिए, यानी उनके साथ भाईचारा बना के रखिए। प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये क्या बात करते हैं कि व्यक्तिगत लक्ष्यों के संगठनात्मक लक्ष्यों को संतुष्टि करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों के व्यक्तिगत उद्देश्य कंपनी के उद्देश्य के साथ संरेखित हो। यानी कि आपको एम्प्लॉय को और कंपनी के बीच में क्या होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए। और एम्प्लॉय जो है वो कंपनी के गोल को अचीव करे, ये उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आप हार्मोनी कैसे बना के रखेंगे, तो आपको उसके पर्सनल फंडामेंटल में भी ध्यान देना पड़ेगा कि एम्प्लॉय जो है
वो आपका बिल्कुल स्वस्थ हो, स्वस्थ इन द सेंस कि वो संस्था के लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सके, और वहां पर उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए कि संस्था का जो ऑब्जेक्टिव है वो उसको कंप्लीट करे। तो यहाँ पर हार्मोनी होगी, भाईचारा होगा, सामंजस्य होगा, तभी जाकर वो संगठन के गोल को अचीव करने के लिए अपने पर्सनल लेवल पर काम करे। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि वन सुपरवाइजर होना चाहिए, है ना। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, ये तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि एक हेड के ऊपर एक हेड होना चाहिए, है ना। यहाँ पर एक है एम्प्लॉय, तो एक एम्प्लॉय के ऊपर जो है ना ये एक ही होना चाहिए। ये कौन हो गए, ये सुपरवाइजर साहब हो गए, ठीक है। और ये कौन हो गए, ये एम्प्लॉय भाई साहब हो गए। ये दोनों भाई साहब है, तो एक के ऊपर एक ही हेड होना चाहिए। अब मेरे ऊपर अगर 4 लोग बोलने वाले होंगे तो वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा भाई कि किसकी बात सुने किसकी बात ना सुने, और काम सही से हो नहीं पाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहते हैं, एक हेड के ऊपर एक हेड होना चाहिए। चलिएगा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन टेक्निक के बारे में। बात करते हैं कि डायरेक्शन का जो टेक्निक है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको डायरेक्शन का जो टेक्निक है वो सही से इस्तेमाल करना है, और ये टेक्निक डिपेंड करता है एम्प्लॉय के ऊपर। आप एक ही टेक्निक से हर एम्प्लॉय को तो हैंडल नहीं कर सकते हो ना। जैसा आपका एम्प्लॉय होगा उसके हिसाब से क्या करना है कि आपको टेक्निक का यूज करना है। चलिएगा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बिल्कुल डायरेक्शन का ये तो जान है, कम्युनिकेशन याद रखिएगा। कम्युनिकेशन जितना क्लियर होगा, प्रिसाइज होगा, टू द पॉइंट होगा, फॉर्मल होगा, उतना कंपनी के लिए अच्छा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि कम्युनिकेशन क्लियर हो, टाइमली कम्युनिकेट हो, एक्यूरेट हो, और यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैनेजर्स और एम्प्लॉय के बीच में, तभी गोल जो है वो अचीव हो पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब मैम ये फॉर्मल करते करते इनफॉर्मल बीच में कहां से आ गया, देखिएगा। अब यहाँ पर इनफॉर्मल का मतलब यहाँ पर क्या है ना कि जो भी इम्प्लॉय है, ठीक है, जो भी इम्प्लॉय है उनके बीच का जो नेटवर्क होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इम्प्लॉय है उनके बीच का जो नेटवर्क है, जो को वर्कर है, तो इम्प्लॉय के बीच का जो नेटवर्क है वो कैसा होता है, वहां पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का आपको यूज करना है ना। यहाँ पर आपको क्या देखना है कि रिकॉग्नाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप एंड नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड सजेस्ट यूटिलाइजिंग देम फॉर द इफेक्टिव डायरेक्टिंग। यानी कि जो अनौपचारिक समूह है या तंत्र है, आपको उसका भी यूज करना है और उसके थ्रू भी आपको गोल को अचीव करना है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप क्या कहता है, लीडरशिप के पास इन्फ्लुएंसिंग पावर हो। क्या होता है, लीडरशिप जो होता है वो इन्फ्लुएंस करने पर, एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करने पर फोकस देता है कि किस तरीके से हम लोग एम्प्लॉय को पॉजिटिवली डेवलप करें, किस तरह से उसका ट्रस्ट जीते, किस तरह से रिस्पेक्ट हमको मिले, ताकि हम फ्यूचर के लिए, बिजनेस के फ्यूचर के लिए काम कर सके। और लीडर जो होता है ना वो हमेशा फ्यूचर के बारे में, किस तरीके से आगे काम करना है उसके लिए क्या होता है, लीडरशिप होता है। और लास्ट हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ फॉलोअप। डायरेक्शन देने के बाद अगर आपने फॉलोअप नहीं किया तो सब बेकार, सब बर्बाद है, इस चीज को याद रखें। आपने काम बता दिया, आपने मोटिवेट कर दिया, आपने जो है अपना लीडरशिप का काम कर दिया, आपने कम्युनिकेशन अच्छा कर दिया, आपने हार्मोनी बना के रखा, सब कुछ आपने किया, सब कुछ आपने बता दिया, लेकिन अगर आपने फॉलोअप नहीं लिया, यानी कि अगर आपने उनसे फीडबैक नहीं लिया, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि एक्चुअली में कमी कहाँ। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ फॉलोअप ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कंटिन्यूअसली मॉनिटर कीजिए कि आपने जो काम दिया है वो काम हुआ या नहीं हुआ, और नहीं हुआ या क्यों नहीं हुआ, आप फीडबैक लीजिए। आप जैसे फीडबैक लेंगे एम्प्लॉय से, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर लैकिंग हो रही है और आप उसको सही से इंप्रूव कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना होगा और आपको फीडबैक लेना। ये कितने प्रिंसिपल हो गए, ये टोटल 8 प्रिंसिपल हो गए, किसके किसके किसके, आपके डायरेक्टिंग के। आइएगा 1 by 1 फिर से बता देती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, एक व्यक्ति के अंदर जो पोटेंशियल है उसके फुल पोटेंशियल का यूज कीजिए। दूसरा हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपका जो संस्था का ऑब्जेक्टिव है वो एम्प्लॉय का भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, दोनों के ऑब्जेक्टिव में सामंजस्य होना चाहिए, दोनों के ऑब्जेक्टिव में सामंजस्य होगा तभी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाए। थर्ड है यूनिटी ऑफ कमांड, एक हेड के ऊपर आपका एक हेड होना चाहिए। डायरेक्शन का जो टेक्निक है वो एज पर द एम्प्लॉय होना चाहिए। मैनेजरियल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए,
और एक्यूरेट होना चाहिए। उसके बाद हमारा यूज ऑफ इनफॉर्मल, इनफॉर्मल टेक्निक का भी, नेटवर्क का भी यूज करके आप उसको गोल को अचीव कर सकते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप कहता है कि किस तरीके से आप इफेक्टिव लीडरशिप करके अपने विजन को इंप्लॉय के अंडर डाल सकते हैं। आपका जो विजन जो आप देख रहे हो वो विजन आपको इंप्लॉय को दिखाना है, तब ना इंप्लॉय अचीव करेगा। भाई आप तो लीडर हो, आप तो काम करवाओगे, काम करोगे क्या? नहीं ना, काम करवाओगे तो जो आप देख रहे हो आपको वो एम्प्लॉय को दिखाना पड़ेगा। उसके लिए मोटिवेट करो, आप दिखाओ कि आप क्या चाहते हो और लास्ट में आपका फॉलो। बोलो क्लियर है? 8 प्रिंसिपल क्लियर है? वेरी गुड। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपोनेंट ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने बात किया था कि 4 कंपोनेंट होते हैं ना, एलिमेंट बोलो या कंपोनेंट बोलो। तो कम्युनिकेशन हो गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। लीडरशिप हो गया कि इसके लिए अलग अलग लीडरशिप के स्टाइल्स होते हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया। तो अलग अलग लीडरशिप के स्टाइल्स होते हैं, ये आपको यहाँ पर देखना है। फिर मोटिवेशन में अलग अलग आपकी थ्योरीज आती है, सारे थ्योरीज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो मैं अभी क्लास में रिपीट नहीं करूंगी। यहाँ पे मैस्लो की थ्योरी है, हायरार्की थ्योरी, हर्ट्जबर्ग थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, एक्स थ्योरी, वाई थ्योरी, एमसी ग्रेगर थ्योरी, ये सब यहाँ पर थ्योरी है। और लास्ट हमारा क्या है? सुपरविजन। सुपरविजन में क्या है? टेक्निक और टूल्स का यूज करके सुपरवाइज करते हैं और कंट्रोल किया, आपका मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। चलिएगा, तो ये 4 एलिमेंट्स हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलिएगा आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। अब कम्युनिकेशन के बारे में बात, मैम कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन यही जो मैं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ और मैं जो बोलना चाह रही हूँ और मैं जो बोल रही हूँ वो आप अगर समझ ले रहे हो एज इट इज, जो मैं चाह रही हूँ बोलना, वो चीज अगर आप समझ ले रहे हो, यही कम्युनिकेशन है। मैम आप बोलना कुछ चाह रहे हो और हम समझ कुछ रहे हैं, तो ये बैरियर हो जाएगा, ठीक है ना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि मैं जो चीज आपको बताना चाह रही हूँ वो चीज मैं आपको बताऊं, और ये मैं अलग अलग टेक्निक से बता सकती हूँ। मैं इशारे से भी बोल सकती हूँ, मैं बोलकर भी आपको बता सकती हूँ, मैं लिख कर भी बता सकती हूँ, मैं आपको ऐसे है ना सिंबल तरीके से भी, ये मतलब पानी मांग रही हूँ मैं आपसे या चाय मांग रही हूँ, मैं सिंबल तरीके से भी आपको यहाँ पर क्या कर सकती हूँ कि कम्युनिकेट कर सकती हूँ। तो कम्युनिकेशन का मतलब कि मैं, मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए, यही हमारा कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? सेंडर होता है, मैसेज होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है और फीडबैक होता है, ठीक है। ये है, सबसे पहले एक सेंडर होता है। सेंडर क्या करता है? मैसेज को भेजता है, मैसेज चैनल के माध्यम से जाता है, रिसीवर के पास पहुंचता है और रिसीवर फीडबैक देता है, तब जाकर एक कम्युनिकेशन जो होता है वो पूरा का पूरा कंप्लीट। मैम इसमें इनकोडिंग और डिकोडिंग भी तो पढ़ते हैं, बिल्कुल आप लोगों ने सही बोला कि इसमें हम लोग इनकोडिंग और डिकोडिंग भी देखते हैं। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? जो सेंडर होता है जब वो मैसेज इनकोड कर रहा है यानी कोड में डाल रहा है, मेरे को आपको बोलना है क्या? मेरे को आपको बोलना आई लव यू, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको कोड में 143 आपको लिखा। अब जिसको पता है कि आई लव यू का मतलब 143 होता है वो समझ गए, ठीक है। जिनको नहीं पता भाई उनको नहीं समझ में आया। अब मैंने क्या किया कि मेरे को ए बी सी आपको बताना, मान लीजिए कि मेरे को एग्जाम में कोई क्वेश्चन है उसका आंसर ए बी सी देना है, तो मैंने ए के जगह पे डिवाइड का यूज किया, बी के जगह पे मल्टीप्लाई का, सी के जगह पे प्लस का यूज किया। तो ए बी सी का जगह पे मैंने मल्टीप्लाई प्लस और डिवाइड का यूज किया। अब सामने वाला मेरा कॉपी लेके देखेगा कि प्रियंका ने इसका आंसर क्या लगाया, ए लगाया कि बी लगा के सी लगाया, उसको दिखेगा डिवाइड प्लस और मल्टीप्लाई, समझ ही नहीं आएगा कि भाई इसने लिखा क्या है। तो जब मेरा मैसेज, जब मैं कोई आपको मैसेज देना चाह रही हूँ और उस मैसेज को मैं जब कोड में डाल दे रही हूँ, तो इसी को क्या बोलता है? इनकोडिंग। और जब आपको मैसेज मिल जा रहा है और आप उसको डिकोड कर दे रहे हो, क्या रे प्रियंका मैम ने तो आई लव यू का मैसेज भेजा है, तो ये क्या हो गया? डिकोडिंग हो गया, है ना। थोड़ा सा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा टेढ़ा है ना, थोड़ा सा फनी एग्जाम्पल है, बट आई होप कि आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है ना। तो इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? यानी कि कोड में आपको मैसेज को ट्रांसफर करना, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनकोडिंग कहते हैं। और ये कौन करता है? ये हमेशा सेंडर करता है। सेंडर ही क्या करता है? इनकोडिंग करता है, कोड में मैसेज को भेजता है, ओके। और जो रिसीवर होता है वो मैसेज को क्या करता है? रिसीव करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिकोड। क्लियर है? चलिएगा वन बाई वन इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिएगा देखिएगा, यहां पर क्या हो गया? आपका सेंडर हो गया मैसेज,
चैनल और आपका रिसीवर और फीडबैक, वन बाय वन लेते हैं। सेंडर कौन होता है? जो मैसेज भेजता है वो सेंडर है। मैसेज का मतलब जो कंटेंट होता है वो मैसेज है। चैनल का माध्यम, चैनल का मतलब क्या होता है? माध्यम जिससे मैसेज जा रहा है। जैसे कि मेरे को आपसे बात करना, मैं आपसे पूछूंगी कैसे हो, है ना, तो मैं सेंडर हो गई। मेरा मैसेज कैसे हो, अब ये कैसे हो मैंने आपसे हो सकता है कि कॉल पर पूछा, मैंने चिट्ठी लिखकर पूछा, आप फेस टू फेस मेरे को मिल गए तो वैसे पूछा, तो मैंने कम्युनिकेशन आपको किया ना कि भाई कैसे हो। तो इसके लिए चैनल अलग अलग हो सकते हैं। चैनल आपका वर्ड भी हो सकता है, या सिंबल भी कैसे हो, या फिर ईमेल भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ जो कंटेंट है डायरेक्टिंग चैप्टर का, ये क्या, ये मैं आपको मैसेज दे रही हूँ। और माध्यम क्या है? तो ये ऑनलाइन मोड के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आपने क्या किया, आप रिसीवर हो, आप मेरा क्लास को अटेंड कर रहे हो, और क्लास अटेंड करने के बाद मैं आपको बोलती हूँ ना कि भाई अपना फीडबैक देना, तो आप फीडबैक देते हो कि क्लास आपको कैसा लगा, और आपका फीडबैक मुझे इंकरेज करता है कि हाँ भाई आपके फीडबैक से मेरे को समझ में आता है कि मैं जो आपको डिलीवर करना चाह रही थी वो आपको डिलीवर हुआ कि नहीं। कभी कभी कोई चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, आपको चैप्टर समझ में नहीं आया, तो फिर वहां पर आप लोग फीडबैक देते हो ना कि मैम समझ में, मेरे को समझ, तो मेरे को क्या लगा कि चलो इस चैप्टर को मेरे को और अच्छे से बच्चों को डिलीवर कर, ठीक है। आपका फीडबैक आता है कि नहीं बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, तो मेरे को समझ में आया कि ठीक है चलो बच्चे सेटिस्फाइड है। फीडबैक से मेरे को क्या मिलता है कि मेरे को रिस्पॉन्स मिलता है कि मेरे जो मैंने मैसेज दिया है उसका आप फीडबैक देते हो। अगर मान लीजिए कि मैंने आपको मैसेज दिया, आपने मेरे को फीडबैक नहीं दिया, तो ये वन वे हो गया। लेकिन कम्युनिकेशन हमेशा टू वे जो होता है वो बेटर होता है। इनकोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर आ गया। इनकोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? जब हम लोग अपने जो मैसेजेस है उसको हम लोग वर्ड्स में, इमेज में या गेस्चर में अगर डाल के दे रहे या कोड में डाल के दे रहे तो ये इनकोडिंग हो गया। और इसको आप रिसीवर उसको अगर इंटरप्रेट कर रहा है तो इसको क्या कहते हैं? डिकोडिंग। नॉइज एंड बैरियर का मतलब क्या होता है? नॉइज जो होता है, नॉइज का मतलब होता है बैरियर। मैं जो आपको मैसेज दे रही हूँ, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, कम्युनिकेशन करते करते नेटवर्क इश्यू हो गया तो ये बैरियर हो गया ना। कम्युनिकेशन करते करते लाइट चली गई, बैरियर हो गया। मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ और मेरे पीछे से बैंड बाजा बारात जा रहा है, तो ये नॉइज हुआ कि नहीं? मैं क्या पढ़ा रही हूँ फिर आपको समझ ही नहीं आएगा। तो मान लीजिए कि बैकग्राउंड का साउंड हो गया, या साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि पहले से आप अपने दिमाग में बैठा के रख, बहुत सारे बच्चों का मैं देखती हूँ ना कि वो कुछ चैप्टर के प्रति यहाँ पर एक प्री कॉन्सेप्शन बना के रखते हैं, भाई कॉस्ट अकाउंटिंग तो अपने से नहीं बने, और वो पहले से दिमाग में बैठा के रखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग टफ है, इसके क्वेश्चंस तो अपने से नहीं बनेंगे, एग्जाम में आएगा तो छोड़ना पड़ेगा। ये आपने पहले से ही प्री कॉन्सेप्शन बना के रखा है, तो ये आपका बैरियर है। अब जब वो टॉपिक में पढ़ाऊंगी भी ना तो भी आपके दिमाग में वो चीज रहेगा, और वहां पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारे बीच में नहीं हो। तो नॉइज या बैरियर का मतलब, जब मैं जो मैसेज देना चाहती हूँ वो मैसेज आप तक पहुंच नहीं रहा है, डिस्टॉर्ट्स हो रहा है, यानी कि बाधित हो रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं? नॉइज एंड बैरियर बोलते हैं। ठीक है, नॉइज का मतलब समझ में आ गया। नॉइज का मतलब यहाँ पे बैकग्राउंड, साउंड, सिमेंटिक, इससे लैंग्वेज डिफरेंसेस से। बैरियर आपका जो है फिजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, लैंग्वेज का, कल्चर का, ऑर्गेनाइजेशन का, सबका बैरियर हो सकता है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ हिंदी में, सपोज दैट कि आपको हिंदी समझ ही नहीं आ रही, लैंग्वेज का बैरियर हो गया। यस और नो? मेरी जो लैंग्वेज है वही आपको समझ में नहीं आ रही है। फिर कभी कभी फिजिकल बैरियर भी होता है कि यहाँ पर हमारा नेटवर्क इश्यू हो गया। कभी कभी साइकोलॉजिकल, आपका प्री कंसेप्शन साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाएगा। ये अलग अलग टाइप के बैरियर होते हैं। आइएगा इसको एक बार हम लोग देख लेंगे बैरियर को भी। हाँ जी। अब यहाँ पे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन सा होता है? तो कम्युनिकेशन आपका होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब जब हम लोग ओरली बात करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आप मीटिंग में, फोन कॉल में, कन्वर्सेशन में, जहां पर ओरल हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन भी वर्बल में आता है, इस चीज को याद रखिएगा, है ना। जब भी हम लोग बात करेंगे ओरल, जब भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन का, तो अधिकतर जो लोग हैं उनकी ये मानसिकता बनी हुई है कि अगर बात हो रही है वर्बल कम्युनिकेशन की तो वर्बल में सिर्फ ओरल ही आता है। नहीं, वर्बल में ओरल भी आता है और रिटर्न भी आता है। आप बोलकर बात कर रहे हो ये भी वर्बल है, और आप लिखकर, आप चिट्ठी लिख रहे हो, नोटिस लिख रहे हो,
कंपनियों में बिजनेस में क्या होता है, कंपनी में तो हर एक चीज रिटर्न फॉर्मेट में होता है, वहां पे ओरली थोड़ी कुछ होता है, सब कुछ पेन पेपर में सब कुछ का डाटा होता है। तो रिटर्न जो होता है जहां पर आप रिपोर्ट्स है, ईमेल्स है, मेमोज है, ठीक है, ये सब भी आपके वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। याद रहेगा मैम, नॉन वर्बल क्या होता है, जब आप इशारों से बात करते हैं, गेस्चर, पोस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये आपका क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है ना, ठीक है ना। अभी देखिएगा, अभी मैं आपको बोलती हूँ, जैसे कि समझिएगा, मैं बोलती हूँ अजी सुनते हो ना, मैंने एक वर्ड बोला अजी सुनते हो, तो ये क्या हो गया, ये वर्बल हो गया ना, मैंने प्यार से बोला। अब यही मैं बोलूंगी दूसरे तरीके से, अजी सुनते हो, इसका मतलब कि अब मैं गुस्से से बोल रही हूँ। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका गेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज और टोन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा वर्ड्स है, अजी सुनते हो, है ना, आप, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोग मुझे क्लास के टाइम पर बहुत डिस्टर्ब करते हो, तो डिस्टर्ब मत करो, एक ये बोलने का तरीका है। दूसरा कि आप लोग ना क्लास के टाइम बहुत डिस्टर्ब करते हो, मेरे को डिस्टर्ब मत किया करो, ठीक है ना। अब ये बोलने का तरीका, दोनों में डिफरेंस है ना। तो वर्ड तो मेरा सेम है, लेकिन मेरे टोन में डिफरेंस है। तो ये जो टोन होता है ना, यही हमारा क्या कहलाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर वर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टोन का है। याद है वो वाली मूवी, पीके मूवी में आमिर खान क्या बोलता था, बड़ा दिक्कत है यहाँ पर, लोग समझ ही नहीं आता क्या बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, 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 याद है वो मूवी का सीन जब वो जेल में रहता है, तो बस वही आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। समझ में आ गई। तो आपका बॉडी लैंग्वेज आप किस तरीके से दिखा रहे हो, ये भी आपको एक्सप्रेस करता है आपके मीनिंग को। आपका गेस्चर हो गया, है ना, आपके हैंड्स के मूवमेंट हो गए, आपका फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, ये क्या हो गया, गेस्चर हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन भी आपका नॉन वर्बल में आता है। याद रहेगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन जब आप बिजनेस में अपने जब बिजनेस में आप क्या कर रहे हो, अपने सुपीरियर से बात कर रहे हो, अपने सीनियर से बात कर रहे हो, या स्कूल में कोई टीचर है वो प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, कोई बच्चे टीचर से बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर ऑफिशियल चैनल्स नहीं होते, जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स के बीच में बात कर रहे हो, है ना, आपस में जो को वर्कर होते हैं, जब वो आपसे बात कर रहे हैं, जब आपके बीच में रिलेशंस है, मम्मी है, पापा है, हम लोग है साथ में जब बात कर रहे हैं अपने लेवल पर, है ना, जब सेम लेवल पर बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है ना, इसको हम लोग अनऑफिशियल बोलते हैं। और अगर फॉर्मल है तो ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा ऑफिशियल होगा। चलिएगा आगे बात करते हैं। इंटरनल का मतलब क्या होता है, जब कंपनी के अंदर जो भी डिपार्टमेंट्स है, एम्प्लॉय है, मैनेजमेंट है, अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा तो इंटरनल है। और कंपनी के जो भी एम्प्लॉय है वो जाकर एक्सटर्नल से, यानी कस्टमर से या सप्लायर से या पब्लिक से अगर डील कर रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है। आपका एक कम्युनिकेशन होता है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, देखिएगा, यहाँ पर बॉस है और यहाँ पर एम्प्लॉय है, यहाँ भी बॉस है और यहाँ भी क्या है, एम्प्लॉय है। अब ये जो बॉस है ना, अगर वो एम्प्लॉय से कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि देखो कल ये काम करके मेरे को सबमिट कर देना, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डाउनवर्ड्स। लेकिन एम्प्लॉय को छुट्टी पे जाना है, उसने बॉस को क्या लिखा, एप्लीकेशन। जब एम्प्लॉय बॉस को कुछ कम्युनिकेट करता है, ये क्या होता है, ये अपवर्ड्स होता है। बोलिए क्लियर है। हाँ जी, इनवर्ड और अपवर्ड, यहाँ पर डाउनवर्ड और अपवर्ड क्लियर है। जब बॉस कम्युनिकेट कर रहा है एम्प्लॉय से तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा, और जब एम्प्लॉय बॉस से कम्युनिकेट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो हायरार्की जब लोअर लेवल पर आएगी तो आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, और जब आपका हायरार्की हायर लेवल पर जाएगी, लोअर टू हायर जब जाएगा तो ये अपवर्ड होगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सेम लेवल पर, है ना। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, सेम लेवल पर। जब पीयर्स और कलीग, पीयर का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है, पीयर का मतलब पर्सन टू पर्सन। तो पीयर्स और या कलीग जब आपस में करते हैं ना यहाँ पर कम्युनिकेशन, तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और डायगोनल क्या होता है, डायगोनल आपका ऐसे होता है कि मैं टीचिंग डिपार्टमेंट की हूँ और मैं जाकर बैंकिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात कर रही हूँ। मैं टीचिंग डिपार्टमेंट की हूँ, मैं टीचिंग डिपार्टमेंट में ही अगर अपने टीचर्स के बीच में बात कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, है ना।
और अगर मैं अपने जो ऊपर हमारे बॉस हैं, जो हमारे मैनेजर है, उनसे बात कर रही हूँ तो क्या हो गया, ये अपवर्ड हो गया। ठीक है, अब अगर मैं हूँ टीचिंग डिपार्टमेंट में, मैं टीचिंग कैटेगरी में हूँ, मैं जाके दूसरे कैटेगरी के मैनेजर से बात कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया, डायगोनल हो। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बाउंड्री से जब बाहर निकल कर और दूसरी कैटेगरी में जाके बात करते हैं, यानी कि डिफरेंट लेवल पर जाते हैं, अक्रॉस द डिफरेंट लेवल, जिसको क्या बोला जाता है, डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा बैरियर के बारे में। बैरियर कौन कौन से हो जाते हैं, तो बैरियर यहाँ पर देखिएगा कि फिजिकल बैरियर हो जाते हैं। फिजिकल बैरियर का मतलब अगर लाइटिंग अच्छी नहीं है, या डिस्टेंस है, या नॉइजी सराउंडिंग है, तो इस तरह का बैरियर हमारा फिजिकल बैरियर हो जाता है। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, साइकोलॉजिकल का मतलब वो इशू जो आपका मेंटल होता है, आप रो रहे हैं, मेंटली इशू है, आपका परसेप्शन है ना, आपने एक अलग ही इमेज बना के रखे कि ना लड़कों से तो बात नहीं करना है, लड़के पर बेकार होते हैं। ये जो छोटे बच्चों का एक परसेप्शन बना रहता है, नेगेटिव इमेज बना के रखते हैं, ठीक है ना। और आज की डेट में सोसाइटी में जैसी घटनाएं घट रही हैं, उसमें तो कहीं ना कहीं ये परसेप्शन बन ही जाता है लोगों का। लेकिन वही है कि एक ही तराजू में सबको तोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये परसेप्शन भी कहीं ना कहीं आपका एक बैरियर की तरह काम करता है, जहां पर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। लैंग्वेज बैरियर, मैं बोल रही हूँ हिंदी, आपको अभी मैं तो आपको हिंदी में पढ़ा रही हूँ तो समझ में आपको आ जा रहा है। अब मैं पढ़ाना शुरू करूंगी आपको भोजपुरी में, ये बताओ रउआ लोग के समझ में आयल कि डायरेक्टिंग का बा। डायरेक्टिंग में 4 एलिमेंट बा, ओमे एगो कम्युनिकेशन बा, एगो लीडरशिप बा, एगो सुपरविजन बा और एगो कम्युनिकेशन। सुपरविजन का कहला कि अब मान लो कि मैं आपको भोजपुरी में लाकर पढ़ा रही हूँ, आपको लैंग्वेज समझ में आएगा, नहीं आएगा ना, यही तो लैंग्वेज बैरियर है। अब अगर मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ तो समझ में आएगा, अब मैं बंगाली में पढ़ाना शुरू करूंगी, समझ में आएगा, नहीं आएगा, तो यही लैंग्वेज बैरियर है। कल्चर का बैरियर, आपका कल्चर मेरा कल्चर जो है वो दोनों का अलग अलग है, और हमारा कल्चर भी अफेक्ट करता है। अब मेरा जो ये है, क्या कहते हैं आपको, कि मेरा जो कल्चरल बैकग्राउंड है, मेरी जो वे ऑफ थिंकिंग है, या जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उस वो अलग है। हरियाणा के जो फीमेल्स होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं ना, हरियाणा के फीमेल्स काफी स्ट्रांग होते हैं, हम लोग जानते हैं। तो और काफी मतलब कि बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं हरियाणा के फीमेल्स, ठीक है, उनका एक अलग ही जोश लेवल होता है, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, उनका कल्चर बैरियर अलग है। अब बिहार में आ जाओगे तो फीमेल जो है उनका एक अलग है, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट इन द सेंस की का एक अलग है कि हाँ घर से बाहर नहीं निकलते। अभी भी अगर आप विलेज एरिया में जाओगे तो आज भी वही चीजें, वही कल्चर है कि औरतों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, तो अब वहां पर अलग है। तो ये कल्चर बैरियर भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। तो आपका बैकग्राउंड यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, कल्चर बैकग्राउंड, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब क्या होता है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ही बैरियर है। अभी क्या है कि उस स्कूल में अगर आपको प्रिंसिपल से बात करना है, एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट को अगर प्रिंसिपल से बात करना है, क्या वो डायरेक्टली बात कर सकता है, नहीं, उसको पहले क्लास टीचर से बात करना। मेरे कंपनी है टेक्स्ट बुक कंपनी, मैं टेक्स्ट बुक के सीईओ से बात करना चाहती हूँ, नहीं मेरे को उनसे बात कराओ, मैं कर सकती हूँ। मुझे हायरार्की में जाना होगा, पहले अपने बॉस से बात करना होगा, वो अपने बॉस से बात करेंगे, फिर वो अपने बॉस से बात करेंगे, तो ठीक है चलो आप सीईओ से बात करो। तो ये सब आपके क्या हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो, ठीक है ना। एक्टिव लिसनिंग के बारे में यहाँ पर एक्ट, यहाँ पर कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं इस बैरियर को, तो लिसनिंग को और अच्छा करके इम्प्रूव कर सकते हैं, क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करें, फीडबैक जरूर दे ताकि कम्युनिकेशन हमारा क्लियर हो, टेक्नोलॉजी का यूज करें जितना हो सके ताकि हमारा कम्युनिकेशन और अच्छे से हो। कोऑर्डिनेशन को क्या किया जाए, अगर हम लोग अच्छे से कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, डिसीजन मेकिंग हमारा स्ट्रांग होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं, और हमारा रिलेशनशिप भी क्या होता है, वो भी हमारा इफेक्टिव होता है, वहां भी आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप वहां पर देखना। तो ये सब फायदे होते हैं, कम्युनिकेशन अगर अच्छा होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा ही बहुत ही बेनिफिशियल, ठीक है ना। चलिएगा एक सेकेंड। देखिए कम्युनिकेशन बैरियर पढ़ाते पढ़ाते एक बैरियर आ गया, तो मुझे थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा क्लास, ठीक है ना। चलिएगा ये क्या हो गया, फिजिकल बैरियर हो। आगे आगे बात करते हैं सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, है ना, ओवरसी करना कि जो भी काम दिया गया है वो काम सही से हो पा रही है कि नहीं कर रही है,
यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज है उसको मॉनिटर करना, यही हमारा क्या होता है, सुपरविजन। क्या सुपरविजन इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। अगर सुपरविजन अच्छा रहेगा तो प्रोडक्टिविटी हमारी इंप्रूव करेगी, क्वालिटी हमारा इंप्रूव होगा, हमारा स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट आपका क्रिएट होगा। कि आप मॉनिटर किस लिए कर रहे हैं? कंपनी के बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं ना। तो अगर आप रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं तो उससे क्या होगा कि एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो भी फिलअप होगा। अगर आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो आप वहां पे जाके अपने एम्प्लॉय से फीडबैक भी लेंगे, फीडबैक में वो क्या फीडबैक दे रहे हैं, कहाँ पर उनको इश्यूज हो रहा है, वो भी तो आपको समझ में आएगा। आप अपने एम्प्लॉय का मोरल हाई करेंगे कि नहीं? अपने एम्प्लॉय के अंदर में स्किल डेवलप करना, उनका मोरल को बूस्ट करना, ये सब भी तो चीजें फायदे होंगे सुपरविजन से। सुपरविजन की टेक्निक क्या होती है, टेक्निक को जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ होते हैं डायरेक्टली सुपरवाइज। डायरेक्टली का मतलब डायरेक्ट सुपरविजन का मतलब क्या होता है, जहां पर सुपरवाइजर जो होता है वो फिजिकली प्रेजेंट होता है उस जगह पर, और वो खुद डायरेक्टली क्या करता है, मॉनिटर करता है काम को। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सुपरविजन। वो खुद वहां पर प्रेजेंट रहेगा, सबके काम को देखेगा, मॉनिटर करेगा, ऑब्जर्व करेगा, और वहां पर इमीडिएट फीडबैक वहां पर देगा। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सुपरविजन। इनडायरेक्ट सुपरविजन का मतलब क्या होता है, जहां पर एम्प्लॉय अपने रिपोर्ट के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, या किसी अदर टूल के माध्यम से प्रेजेंट रहते हैं, और वो यहाँ पर क्या करते हैं, टीम को कंट्रोल करते हैं। यहाँ भी सुपरवाइजर ही रहेंगे, लेकिन वो फिजिकल रूप में प्रेजेंट ना होकर वो क्या रहेंगे, वर्चुअल रूप में रहेंगे, या फिर वो अपना रिपोर्ट देंगे कि हाँ किसके बारे में क्या चीज है। तो यहाँ भी उनको मॉनिटर तो करना ही है, लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट का यूज किया जाता है, रिपोर्ट्स के थ्रू। ठीक है। पार्टिसिपेटिव सुपरविजन क्या होता है, जहां पर जो सुपरवाइजर होते हैं वो खुद इन्वॉल्व होते हैं, है ना। पार्टिसिपेटिव सुपरविजन का मतलब क्या होता है, जो सुपरवाइजर होते हैं वो एम्प्लॉय के साथ खुद इन्वॉल्व होते हैं, और वहां पर मिलकर उनके साथ क्या करते हैं कि मॉनिटर करते हैं, चीजों को इवेलुएट करते हैं, और यहाँ पर इनोवेटिव सॉल्यूशन की तरफ यहाँ पर फोकस करते हैं। कोचिंग एंड मेंटरशिप का मतलब क्या होता है, कोचिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर रेगुलर फीडबैक और ट्रेनिंग पर फोकस की जाती है। कोचिंग का मतलब समय समय पर वो गाइड करते रहेंगे। कोच क्या करता है, कोच का काम होता है रेगुलर गाइड करना, है ना, कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। ये आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, चक दे इंडिया में जो शाहरुख खान थे, वो क्या थे, वो कोच ही थे ना। वो हर बता रहे थे कि तुम्हारा ये गलती, तुम्हारा वो गलती है, तो वो रेगुलर फीडबैक दे रहे थे और ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे थे। तो याद रखना, चकड़े इंडिया वाली मूवी याद रखना। ठीक है। उसके बाद मेंटरिंग में क्या होता है, मेंटर का मतलब होता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तक लेकर जाना, और मेंटरिंग में पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ग्रोथ के बारे में एम्प्लॉय का फोकस किया जाता है, और साथ में उनका रेगुलर परफॉर्मेंस अप्रेजल भी होता है, वो कैसा काम कर रहे हैं, उनका एक्चुअल काम कैसा है, स्टैंडर्ड काम कैसा है, ये भी आपका चेक करना सुपरविजन में आ जाता है। कोई अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है, यानी कोई झगड़ा होता है, उसको सॉल्व करना, है ना। कन्फ्लिक्ट कब होगा, झगड़ा कब होता है, जब मेरी बात आपको पसंद नहीं आई, आपकी बात मुझे पसंद नहीं आएगी, हम लोग दोनों के विचार नहीं मिलेंगे, वहीं पर कन्फ्लिक्ट होगा। और अगर हम लोग दोनों के विचार मिल गए, प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, कि वाह आपसे अच्छा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, आप पहले क्यों नहीं। ठीक है। और जब झगड़ा होगा, अरे भाई मेरी किस्मत थी फूटी कि आप मिले। ठीक है। तो वही वाली बात हो जाएगी बिजनेस में, कि अगर एम्प्लॉय आप काम कर रहे हैं और उनके आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है सही से, उनके थॉट्स में डिसएग्रीमेंट है, उनके ऑब्जेक्टिव में डिसएग्रीमेंट है, तो वहां पर कन्फ्लिक्ट आएगा, और कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना किस में आ जाएगा, सुपरविजन में। ठीक है। इसके लिए आपके कुछ टूल्स भी होते हैं जो सुपरविजन के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि चेकलिस्ट और शेड्यूल होते हैं। चेकलिस्ट में क्या होते हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया लिखे रहते हैं, और वो बस उसको देखते जाते हैं कि ऑन टाइम पर वो कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है। फिर रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन होता है, रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन के बेस पर भी रेगुलर उनका परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है। याद थोड़ी रखते हैं कि यार कल उसने कैसा परफॉर्म किया, उसने कैसा डील किया इस बार, याद थोड़ी रखना है। सब पेन और पेपर पे होते हैं, अलग अलग टूल होते हैं, और उसके माध्यम से रिपोर्ट जो होता है वो रेडी हो। ठीक है ना। केपीआई के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि यहाँ पर कौन कौन से की इंडिकेटर है जिनके बेस पर हम परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये सब भी आपके क्या होते हैं, ये सब भी टूल होते हैं। उसके बाद फीडबैक सिस्टम हो गया, टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर भी आते हैं जो सुपरवाइज करते हैं आपने कब कितना काम किया। पंचिंग सिस्टम है, आप कंपनी में टाइम पर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कितने दिन आप आए, कितने दिन नहीं आए, आपका सारा रिकॉर्ड वहां पे रखा हुआ है, आपके सारे सिस्टम को वहां पे
ट्रैक किया जाता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से। कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म भी, आपने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया, कल वाली मीटिंग में आप नहीं आए, आपका डेटा वहां पे नहीं है। ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर भी जो है टूल्स है, इसके थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। कौन करता है, सुपरवाइजर करता है। किसको करता है, एम्प्लॉय को करता है। कहाँ करता है, ऑर्गेनाइजेशन में करता है। ठीक है, याद रहेगा। तो चलिएगा, और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं, जहां भी जरूरत होती है उनको ट्रेनिंग देने की, वहां पे ट्रेनिंग भी उनको दिया जाए। क्लियर है, क्लियर है, बोलिए। तो डायरेक्टिंग टॉपिक क्लियर हुआ आपका, सुपरविजन समझ में आया, कम्युनिकेशन समझ में आया। जहां तक रहा बात आपका मोटिवेशन का और इसका क्या कहते हैं, मोटिवेशन का और लीडरशिप थ्योरीज का, तो ऑलरेडी बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, वो इसी का पार्ट हो। कम्युनिकेशन भी हो गया, सुपरविजन भी हो गया। अब हम लोग यहाँ पर कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं फटाफट से, ताकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। चलिए आंसर कीजिएगा। चलिएगा, यहाँ पर कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व लीडिंग, मोटिवेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग। ये सब किस में आ जाएगा, ये सब आपके डायरेक्टिंग में। ठीक है, चलिएगा दूसरा क्वेश्चन। डायरेक्टली इज ब्रॉडली कैटेगराइज विच आर नोन एज द एलिमेंट। डायरेक्टिंग को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, तो 4 कैटेगरी में। कौन कौन सा, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और सुपरविजन। तो 4 कैटेगरी हो गया। चलिएगा, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग कौन सा इसमें से देखिए। चलिए, तो मैंने आंसर ही दे दिया आपको। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और ये सब तो नहीं है हमारा, क्या है, कम्युनिकेशन हमारा एक इसमें से एलिमेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए क्वेश्चन को। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। सारे के सारे जो है वो इंपॉर्टेंट है डायरेक्टिंग से, ये सारे सबकी सारे चीजें जो है वो आपको देख। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी। अगर फाइनेंशियल एक्टिविटीज का अगर आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट, a company want to replace manual production technique with mechanized technique. Labor union are resisted with this change. Which function of management will help in introduction of this change? अब उनको क्या करना है ना, कि मैनुअल से जाना है टेक्निकल की तरफ, तो उनको ये चेंज करना है। तो ये चेंज कैसे करेंगे, तो बिल्कुल डायरेक्टिंग के थ्रू करेंगे। तो डायरेक्टिंग इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। पीपल के बिहेवियर को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और गोल को अचीव कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका लीडरशिप कहलाएगा, है ना। इन्फ्लुएंस यानी कि आपका लीडरशिप है। मोटिवेशन कब होता, जब आपका इनकरेज वर्ड लिखा रहता, और इन्फ्लुएंस में भी आपका एक और वर्ड लिखा होता, तब मोटिवेशन होता है। यहाँ पर क्लियर कट आंसर लीडरशिप होगा। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू इंगेज इन द गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आपका हो जाएगा मोटिवेशन। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पर क्या करना, इंगेज करना, ताकि जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो सके। और कुछ आपके कम्युनिकेशन के भी क्वेश्चन है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आज का सेशन यहीं तक रखती हूँ। 4-5 कम्युनिकेशन के भी क्वेश्चन है, उसको आप लोग बना लीजिएगा। तो डायरेक्टिंग हमारा यहाँ पर कम। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।